गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके दो पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती थी। नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। जवान होने पर दोनों भाइयों का ब्याह हो गया। बड़े भाई केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप की खान थी। बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की स्त्री थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न रहती थी। समय बीतने पर दोनों भाई संतानवान हुए। दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा, जो कि स्वाभाविक भी था। इधर श्यामा अपने लड़के को संवारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत ना मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती थी। श्यामा सुनती कुढ़ती और चुपचाप सह लेती थी, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने की बजाय और अधिक भड़का देती थी। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं और एक दिन वह भी आ गया जब घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और उनकी माँ कलावती सारा दिन रोती रही। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठकर एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में रहना, एक गांव में रहना कठिन लगता था, परंतु कुल की साख को बट्टा न लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। अब उन लोगों में भाई का प्रेम न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, परंतु दोनों बेटों के वैमनस्य को देखकर आंसू बहाया करती थी। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान और बेसमझ भोले भाले थे। आज एक को रोते देखकर दूसरा हंसता है और तालियां बजाता है। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे, अब उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। दिल में चाहे वह रोता था, परंतु होठों पर सदैव हंसी रहती थी। माधव के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और घर में गरीबी। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी न थी। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात न थी, परंतु लड़कियों का विवाह कैसे टाल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, परंतु उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष जमीन दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ तो समझो पेड़ पत्ते भी ना बचे। अभी इस कन्या का गौना न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। तब माधव ने अपनी बेटी के गहनों को बंधक रखा और अपना गला छुड़ा लिया। उसकी भाभी चंपा मानो इसी समय की ताक में थी। उसने तुरंत यह बात बेटी के होने वाले ससुराल वालों को बता दी। कहा कि तुम लोग यहाँ पर बेसुध बैठे हो और वहाँ पर गहनों का सफाया हुआ जाता है। नए ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के गले में मानो फांसी सी पड़ गई। बेटी का गौना कराने के लिए
रुपए कहाँ से आवें। ना जमीन ना जायदाद न बाग न बगीचा रहा। विश्वास वह भी कब का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कठरियाँ थीं जिनमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक न था। यदि बेटी का गौना करने में देरी हो तो उसकी नाक कट जाती थी। विवश होकर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे हुए बोला, भैया इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, आजकल मैं भी तंग हूँ, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। तभी चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो। अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी। केदार ने पत्नी की ओर कनखियों से ताककर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधो से पूछा, 50-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना। माधो ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपये हुए होंगे। चंपा ने आगे की बातचीत शुरू की, रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना ही पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए और रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन में सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ही आता। वह बोला, लिखाने पढ़ाने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह मेरा घर ही है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन में कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। परंतु हृदय की उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित रुपए नहीं देगा, क्योंकि यह साझे की चीज जो ठहरी। तार डरा कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। उसने कहा, एक महाजन मेरी जान पहचान का है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस उपाय की सराहना की और बोली, परंतु 2-3 रुपयों से अधिक मिलना कठिन है। केदार अनजान बनते हुए खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4 व 5 हो जाएंगे और क्या। अब की बार चंपा ने तेज नजरों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधी नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई और बोला, रुपए कहाँ से आवेंगे। चंपा आगे चिढ़कर बोली, रुपयों की फिक्र मत करो, इन 2 कठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा तो मेरे एक महाजन से पहचान है, मैं उससे दिलवा दूंगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इन रहस्यमय बातों से संशय में आ गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ वह अकड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर ही हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू कभी कभी तुम लड़कों की सी बातें करते हो, भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये निकाल कर देगा। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रसन्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा
काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ अब देखती हूँ श्यामा रानी इस घर पर कैसे राज करती हैं। केदार के दरवाजे पर दो बैल खड़े थे। इनमें कितनी ही संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम था। दोनों एक ही जुए में चलते थे। बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी पर गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु दुख की बात तो यह है, एक ही गोद में खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है, केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल भी वहां पर मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का मुखारबिंदु विकसित था, चंपा फूली न समाती थी। छोटा भाई माधव भी वहीं पर था। मुखिया ने कहा, अरे भाई, केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई भाई हो तो ऐसा हो, भाई सपूतों का तो यही काम है। मुंशी दाता दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसको कर्जा दिया जाना है उसका नाम बतलाइए। बड़े भाई बोले, माधव। बल्दिया देने वाले का नाम बतलाइए। केदार बल्दिया। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें डबडबा आईं। केदार उसकी ओर ना देख सका। नंबरदार और मुखिया भी विस्मित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपए दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इन्हें इकरारनामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अंधविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 का भी महंगा है? और यदि रुपया दबा ही बैठता तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें एक दूसरे से परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह न थी। माधव की पत्नी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोक रखा था। बुढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे बच्चों को वह गोद में बैठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह था। परंतु आज हया और नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कतार स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पूतों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? परंतु माधव अब मरता क्या न करता। उसे तो पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वह पैसे लेकर अपनी बेटी का गौना करा दिया। परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष न थी। तो दोस्तों, आज के ज़माने में भाइयों का प्रेम बस इतना ही है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है ना सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरे किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नज़र से ना बच पाए। रुपए पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा तो ऐसी दौलत जमा कर लोगे, पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले 19 गुना
तेज रहोगे। वक्त गुजरा और उसके कुछ ही दिनों के बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत में मजदूरी का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराकें थीं अब वह खत्म हो गई थीं। वे थककर चूर भी हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। लेकिन सड़क थी कि खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वो ऊंट काना था। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटा भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा बैठे हुए थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर के बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज को तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा, हाँ, वह एक आंख से काना है ना? मझले भाई ने पूछा, हाँ। छोटे ने कहा, उसके साथ एक बच्चा और एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नज़रों से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊँट है? जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में यह सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आँखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने जवाब दिया, जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हारा ऊँट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार न था। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से घूरते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दे दिया। इस तरह से वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल में ले गया। उन तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और उसके लिए मैंने मेरी बीवी और बच्चे को एक बड़े से ऊँट के ऊपर बैठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गई। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कह चुका तो बादशाह ने पूछा,
तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि उधर बहुत बड़ा और काना ऊँट, उस पर एक औरत और बच्चे सवार थे। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के बारे में इन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया, तो जरूर उन्होंने ही तुम्हारे उस ऊँट को चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ पर लेकर आओ। ऊँट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। तुमने इस पृथ्वी का ऊँट कहाँ पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इनका ऊँट कभी नहीं देखा है। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊँट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया। अब तुम यह कहने की जरूरत कैसे करते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी नज़र से चूकने नहीं देते हैं। हमने चीज़ों को पैनी नज़र से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज़ को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। बादशाह बोला, ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने उसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ धीरे से फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर ले आए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद नौकर एक तरफ हो गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? बादशाह, सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, परंतु यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज़ है। तभी मझला भाई बोल पड़ा, इसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ, इसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुले जाने पर जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद ना रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि यह लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में यह बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊँट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह भी हैरान थे। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट गुम हो गया है, और तुमने कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के
निशान से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊँट काना है। तब मजले भाई ने कहा, ऊँट एक तरफ छोड़कर दूसरी तरफ खाया था, पूरी घास को साफ किया था, इससे पता चलता था कि वह एक आंख से काना है। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाएं ओर की घास तो ऊँट ने चर ली थी, मगर बाएं ओर की घास जो कि उसी तरह पड़ी थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे और एक औरत सवार थी। सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा था कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे पैरों पर जूते के निशान दिखाई पड़े, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिसे मुझे मालूम चला कि यह जूते के निशान औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाषा बोलकर, मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लेकर, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, और उसमें छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने यह कैसे पता लगा लिया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तो बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, या तो आप खुद भी देख सकते हैं। उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया बगीचे में लगे अनारों में से सभी पेड़ों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी चीज़ों के नज़रिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अकल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, अब वे बहुत से धन दौलत के मालिक बन गए थे। वह वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा सा जीवन बिताने लगे।